हेलो बच्चों, लक्षद्वीप एजुकेशन हब में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हमारा संविधान भारतीय संविधान का एक वीडियो पार्ट 1 आप लोगों ने देख चुके हो। हम ये पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं। पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम भाग 2 नागरिकता के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि नागरिकता होती क्या है। नागरिकता एक संप्रभु राष्ट्र का उसमें रह रहे लोगों के बीच में कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक संबंधों का एक संबंधों की विशेषता को बताता है। ये एक कानूनी संबंध है उसमें रह रहे लोगों के लिए। ठीक है, भारतीय संविधान में भाग 2 में इस नागरिकता का वर्णन किया गया है। अब हम समझते हैं कि ये नागरिकता कहाँ से ली गई है। नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है और हमारे यहाँ की नागरिकता एकल नागरिकता कहलाती है। एकल नागरिकता को समझते हैं जैसे हमारा देश भारत एक कई प्रदेशों से मिलकर के बना हुआ है, या हम कह सकते हैं भारत संघीय राष्ट्र है। अगर ये संघीय राष्ट्र है तो इसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान होना चाहिए। जैसा कि और भी विश्व में संघीय राष्ट्र रहे हैं, उन सब में दोहरी नागरिकता की बात की गई है। जैसे अमेरिका को हम ले सकते हैं, बट यहाँ भारत हमारा एक ऐसा राष्ट्र है जो संघीय राष्ट्र होने के साथ साथ एकल नागरिकता की बात करता है। या हम कह सकते हैं भारत के सभी नागरिक हैं, उनको भारतीय ही हम कहते हैं। उस प्रदेश और प्रदेश का नाम तब लेते हैं जब उसके एड्रेस और लोकेशन की बात की जाए, जबकि उनकी राष्ट्रीयता केवल भारतीय है। राष्ट्रीयता, नागरिकता भारतीय है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। जैसे कि आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक में वर्णन किया गया है। ओके, यानी आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक में इसकी बात की गई है। अब हम बात करते हैं जैसे आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या है? आर्टिकल 5 कहता है संविधान के प्रारंभ के समय, भारतीय संविधान जब लागू किया गया तो उस समय भारत में जो लोग रह रहे थे उनकी नागरिकता को भारतीय माना गया। यहाँ पर हम एक बात और समझते हैं, भारत में कोई बाहर से आए हुए भी लोग थे, अगर वो लगातार 5 वर्ष से पहले से रह रहे थे, उनको भी भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। तो आर्टिकल 5 संविधान लागू होने के समय नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए थे बंटवारे के समय, 1947 के बंटवारे के बाद में पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे, उन लोगों को आर्टिकल 6 के तहत
नागरिकता देने की बात की गई है। तो यहाँ हम कह सकते हैं पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता दी गई। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं आर्टिकल 7 की। आर्टिकल 7 कहता है आर्टिकल 7 कहता है कि जैसे कुछ लोग 1947 में बंटवारे के समय में अगर पाकिस्तान चले गए थे, फिर जब संविधान लागू हुआ तब वो अगर भारत आए हैं, नहीं दोबारा से भारत आए, ऐसे लोगों को आर्टिकल 7 के तहत नागरिकता दी गई है। तो हम कह सकते हैं पाकिस्तान को प्रोविजन करने वाले लोगों को। तो क्या समझा हमने? 7 में कहा गया है कि पाकिस्तान से जो लोग, अब 6 और 7 सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन यहाँ पे बात वो है कि पाकिस्तान से भारत आए ऐसे लोग जो पाकिस्तान के निवासी थे, या फिर ऐसे कह ले इस रीजन में था जो पाकिस्तान में चला गया, बट उन्होंने चाहा भारत में आने के लिए, तो वो भारत में आए, उन लोगों की बात की गई। और यहाँ ऐसे लोग हैं जो पहले पाकिस्तान चले गए, फिर उन्होंने भारत में आए हैं, तो उन लोगों के लिए आर्टिकल 7 है। अब हम बात करते हैं जैसे आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में कहा गया है ऐसे, या फिर हम ये NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ऐसे व्यक्ति जो भारत में नहीं रह रहे हैं बट वो भारत के निवासी हैं, किसी जॉब के सिलसिले में, किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, व्यापार के सिलसिले में, अगर भारत से बाहर जो लोग रह रहे हैं, भारत से बाहर रह रहे लोगों की नागरिकता की बात करता है कौन? आर्टिकल 7। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 9 की। आर्टिकल 9, तो यहाँ आपने देखा कि आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, इन सभी में नागरिकता देने की बात की गई थी। बट आर्टिकल 9 में कहा गया है जो लोग विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अगर स्वीकार करते हैं, तो अपने भारत की नागरिकता उनकी स्थगित या रोक दी जाएगी या खत्म कर दी जाएगी। तो विदेशी नागरिकता स्वेच्छा स्वीकार करने पर भारत की नागरिकता का समाप्त होना। क्या आपने पढ़ा? अब यहाँ तुमने देखा आर्टिकल 9 कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता को अपनी स्वेच्छा से स्वीकार करता है, तो भारत की नागरिकता उसकी रोक दी जाएगी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 10 की। आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है कि इन सभी प्रावधानों से, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, इन सभी प्रावधानों के साथ में अगर नागरिकता के संबंधित
कोई कानून बनाए गए हैं तो आर्टिकल 10 उन कानूनों को आप पर लागू होने का दावा करता है। तो यह क्या कह रहा है? नागरिकता संबंधी कानून जारी रहेंगे, ये दावा करता है। तो हमने आर्टिकल 5 पढ़ा, आर्टिकल 6 पढ़ा, आर्टिकल 7 पढ़ा, आर्टिकल 8 पढ़ा, आर्टिकल 9 पढ़ा, आर्टिकल 10 पढ़ा। अब हमारा बचता है लास्ट आर्टिकल, क्योंकि 5 से 11 तक में ही नागरिकता की बात की गई। तो आर्टिकल 11 कहता है कि भारत की संसद को नागरिकता संबंधित कानूनों में परिवर्तन करना या नए कानूनों को बनाना, ये भारत की संसद को इस बात का अधिकार है। तो यहां लिख सकते हैं हम भारतीय संसद को नागरिकता संबंधी अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। चलो इस नागरिकता के बारे में कुछ बातें और समझते हैं। तो अभी मैंने देखा कि आर्टिकल 11 के तहत कहा गया है कि भारत की संसद नागरिकता संबंधित कानूनों को परिवर्तन कर सकती है, नए कानूनों को बना सकती है। तो हम देखते हैं भारत की संसद ने अभी तक कितने कानून बनाए। तो सबसे पहले एक कानून बनाया, कब बनाया? 1955 में। इसको कहते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, इस अधिनियम में बहुत सारी बातें दी गई थी, जैसे कि जन्म से, वंश से, पंजीकरण से और भूमि अर्जन से, इन 3 प्रकार से नागरिकता मिल सकती है। किस किस से? जन्म से, वंशानुगत, तीसरा पंजीकृत, चौथा भूमि अर्जन, भूमि अर्जन, पांचवा हमारा लास्ट रहता है देशीकरण, देशीकरण। ठीक है, तो एक एक बात से समझते हैं। इसमें कहा गया जन्म से, यानी संविधान लागू होते समय नागरिकता की जब बात की गई थी, उस समय भारत में जो जन्मे थे लोग या पहले से जो रह रहे थे यहाँ, उन लोगों को भारतीय नागरिक माना गया। वंश से, या ऐसे लोग जिनके पिता माता पिता भारत में जन्मे थे, तो उनके बच्चे भी, उनकी भी नागरिकता भारतीय ही मानी जाएगी। पंजीकृत से, अभी जैसे आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 में जो बातें की गई हैं, तो पंजीकरण, नए नए जो पंजीकृत हुए, नए जो रजिस्ट्रेशन हुए नागरिकता के लिए, उनकी भी बात की गई कि इस तरीके से भी नागरिकता पा सकते हैं। भूमि अर्जन, ऐसे क्षेत्र जो भले ही किसी दूसरे देश के थे, लेकिन अगर भारत में शामिल किए जाते हैं, भारत में शामिल कुछ ऐसे क्षेत्र जो शामिल किए गए हैं या
क्षेत्रों में संशोधन किया गया, तो वहां के जो लोग हैं उनको भी नागरिकता भूमि अर्जन से मिल गए। पंजीकरण, भूमि अर्जन और देशीकरण। देशीकरण को हम समझ सकते हैं, या हम कह सकते हैं ऐसे बहुत सारे द्वीप थे, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनको भारत में शामिल किया गया और एक देश के रूप में माने गए, तो देशीकरण से भी नागरिकता मिल सकती है। तो हमने क्या देखा ना, आर्टिकल ये जो 6, 7, 8 इनके तहत नागरिकता मिलती है, और ये एक बेसिक चीजें हैं कि किस किस आधार पर नागरिकता मिलती है। तो ये अधिनियम 1955 जो था, भारतीय नागरिकता अधिनियम, उसके तहत ये बात की गई थी। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं इन अधिनियमों में कब कब परिवर्तन किए गए। तो 2015 में इस अधिनियम में भी परिवर्तन किया गया। अभी जो एक नया परिवर्तन आया है 2019 में, जिसकी बात करते हैं, जिसे हम CAA, बहुत ज्यादा चर्चित रहा और बहुत विवादित भी रहा। तो इसे हम कह सकते हैं यहाँ पे सिटीजन सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसमें बेटा क्या बताया गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीसरा अफगानिस्तान, इन सभी से आए हुए हिंदू, सिख, सिख हिंदू, सिख और बौद्ध, बौद्धों के लिए भी बात की गई। और बौद्धियों को अगर मैं ये भारत आना चाहते हैं, तो इनको देशीकरण के तहत, पंजीकृत के तहत इनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। अब विवादित जो चीज रही वो ये रही, इसमें मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं उनको शामिल नहीं किया गया। तो यही चीज एक बहुत ज्यादा विवादित रही, तो CAA का बहुत बड़ा विरोध रहा और ये सब देखने को मिला। तो आज हमने क्या देखा, नागरिकता के तहत क्या क्या संशोधन नियम। अब थोड़ा सा समझते हैं नागरिकता की कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि नागरिकता कितने प्रकार की है। एक अभी मैंने बात की थी NRI, NRI इसका मतलब नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। तो इन लोगों की कैसी नागरिकता होती है, ये कौन लोग होते हैं? इसका मतलब वो लोग जो भारत में रह नहीं रहे हैं, बट भारत का ही पासपोर्ट यूज कर रहे हैं, यानी भारत की नागरिकता ही यूज कर रहे हैं, लेकिन व्यापार, नौकरी या किसी भी सिलसिले से अन्य देश में ये निवास कर रहे हैं। अब नई एक और प्रकार की नागरिकता है, जिसे हम PIO, PIO, यहां पे हम कह सकते हैं पर्सन, पर्सन ऑरिजिन इन इंडिया, इंडिया। ठीक है, यहाँ पे वो लोग हैं जो हो सकता है कि वो भारत में पैदा नहीं हुए हैं, बट उनके
माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ है तो उन्हें नॉन वीज़ा के भारत में आने जाने की पूरी छूट होती है और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को खरीदना बेचना की भी छूट दी गई है। इसके बाद में एक और तरीके की नागरिकता है OCI। इन्हें हम कह सकते हैं यानी विदेशी भारतीय नागरिक। विदेशी भारतीय नागरिक। विदेशी भारतीय नागरिक तो ये वो लोग हैं जो विदेशों में रह रहे हैं बट भारत में इनके माता पिता में से कोई एक रहा है जो ये विदेशी भारतीय नागरिक थे। तो PIO और OCI लगभग सेम है और उनके प्रावधान भी सेम है। तो 2015 के अमेंडमेंट में CAA 2015 में जो CIO में PIO OCI में PIO को शामिल कर दिया गया। तो हुआ क्या, जो PIO है वो OCI में शामिल कर दिया गया या हम कह सकते हैं कि POI और COI को एक कर दिया गया। तो एक इनको क्योंकि इनके जो प्राविधान हैं एक जैसे थे तो दो तरीके की नागरिकता की बात करना व्यर्थ की बात है थी जब उनके सारे प्रावधान एक तरह से नियम हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, संविधान में भाग 2 में नागरिकता की बात की गई। एक भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है और नागरिकता को ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक में बात की गई है। तो आज हमने इतना पढ़ा, आई होप अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।